वंदे मातरम। आज भारत आज़ादी का 73rd 74 साल खत्म करके 74 में एंटर हुआ है। सो 74वें साल में प्रवेश आज ये कर गया है। और हालांकि इस कोरोना काल में हम सामूहिक कार्यक्रम नहीं कर पाए, परंतु जो जज्बा, जो जुनून, जो जोश आज मुझे सोशल मीडिया में दिखा है, शायद वो पहले कभी नहीं देखा गया। आज पूरा जो सोशल मीडिया है हमारे तिरंगे के रंग से भरा हुआ था और सब तरफ यही तिरंगा लहरा रहा था। आज जब हम तिरंगे की बात करते हैं तो हमें आज़ादी के जो मतवाले थे, हमारे दीवाने थे, उनकी याद बरबस आ जाती है। और इसमें आज जो माहौल आज देखा मैंने, तो मुझे शायर इकबाल की पंक्तियां याद आ रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। आज सचमुच पूरा जो सोशल मीडिया है हिंदुस्तान के रंग से रंग गया है। कहा जाता है कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। और जब हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो हम हमारे बापू, हमारे महात्मा गांधी, उनको, उनके त्याग, उनके जुनून को कैसे भूल सकते हैं। मुझे याद है जब 1971 में तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया जा रहा था, तब चरखे को एक सिंबल के तौर पे, इकोनॉमिक जो फ्रीडम था उसके तौर पे उसको दर्शाया गया था उस डिज़ाइन में। आज हम एक ऐसा शो शुरू करने जा रहे हैं जो नाम से ही आप जैसे समझ गए हैं, है जुनून। ये उन महिला उद्यमियों, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स जो अपने क्षेत्र में किसी न किसी मकाम में पहुंची हैं, या जो मकाम में पहुंचना चाहती हैं, या जिन्हें किसी न किसी तरह से इस सफर में बाधाओं को पार करते हुए एक अपने मंजिल में पहुंचने की एक जुनून है, एक साधना कर रही हैं। ये उन महिलाओं पर आधारित शो है। और आज हमारे बीच में परिधि हैं जो संकल्प फॉर खादी नामक एक संस्था चलाती हैं। संकल्प फॉर खादी, जैसा कि नाम से ही आप सब लोग जान गए होंगे, ये खादी के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। और आज हमारे बीच हमारा सौभाग्य है कि तुषार गांधी जी एज ए चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम को शिरकत कर रहे हैं। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आप इस शो में तशरीफ लाए और अपना अमूल्य समय हमें दिया। तुषार जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और खादी को आगे बढ़ाने में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। इसके अलावा एक बहुत अच्छे लेखक के तौर पर इनको जाना जाता है। तो सर, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं अपनी टीम, जो है जुनून की टीम है, उससे मैं आपका परिचय करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ हैं हर्ष, ये प्रोड्यूसर हैं केवमैन क्रिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के। और साथ में है पूनम सिंह, ये भी प्रोड्यूसर हैं केवमैन क्रिएट्स प्राइवेट लिमिटेड की। और हमारे साथ हैं सुदीप्ता मुखर्जी, केवमैन क्रिएट्स में एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी मेरी टीम जो है वो आप सबको एक बार वेलकम करें। हर्ष, आपसे शुरू करते हैं। Good evening, everybody, and I'll keep it very short. And I'm really thankful to Lata, Suresh, Sudipta, and Poonam for this beautiful initiative. And apart from that, I would like to thank Tushar Bhai so much. Good evening, everybody. First of all, I would like to say thank you to Harshji and Lataji for taking this very small idea to such a big level. And
it was like a dream come true when I first came to know that this is going to actually happen. Because हमने almost 4 साल इसके ऊपर बहुत मेहनत की and we tried to do a lot, but because of certain reasons बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई. But when we got to know कि finally we are going to do this on web and this is going to happen, we can initiate something which is like a long view. So this is a really appreciative work from both of you. And apart from that, I would like to also thank my family for being such a great support behind me and always helping me out. So I would also like to, through this show, I would like to convey my message to the families of all the female entrepreneurs uh, that please support these women, whether they are their daughters or their daughter-in-laws, because it gives such a tremendous help to them so that they can just concentrate on their work and give their best all the time. Apart from that, what happens now if they don't get that support from their own family? It so happens that they have to choose from what to do, what not to do, or sometimes they have to lose a very good opportunity. So let's, as a society, let's help them to bring it to great success. And congratulations and thank you to both the guests for being a part of this show and the first episode. And to all the women who are watching this show, never doubt that you are valuable and powerful, deserving of every opportunity to pursue and achieve your own dreams. We at Hai Junoon are there to support your cause, stand by your side, and help you raise your voice. On behalf of Caveman Creates, I welcome you all to this show. Jai Hind. आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मुझे लगता है महात्मा गांधी ने इस चीज को बढ़ावा दिया चरखे से. जब हम विमेन राइट्स की बात करते हैं तो भी मुझे गांधी जी ही याद आते हैं, क्योंकि जब वो कस्तूरबा जी के साथ शादी करके आए थे तो उस समय कस्तूरबा जी अनपढ़ थी, वो पढ़ना नहीं जानती थी. उनको गांधी जी ने पढ़ाया लिखाया. तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं, उनकी राइट्स की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हु एल्स देन गांधी जी. सो आज ये जो पहला शो है, ये बहुत अच्छे दिन एक तो शुरू हुआ, यानी 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन, और दूसरा जिस चीज की हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, सो हमारी जो गेस्ट हैं परिधि, इन्होंने इसको कर दिखाया अपने उस जुनून के साथ, अपने उस एक हौसले के साथ, अपने उस जज्बे के साथ. सो परिधि, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है. सो बहुत बहुत आभार लता जी. सबसे पहले मैं परिधि, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी संकल्प फॉर खादी क्या है. आप जी इसके बारे में सबसे पहले आप हमें बताएं. जी, पहले तो आप सभी लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी आप सभी लोगों का कि इस दिन आपने ये अपना बहुत सुंदर इनिशिएटिव स्टार्ट किया. और हम सभी का ये अहोभाग्य है कि आज हमारे साथ तुषार गांधी जी इस हमारे साथ पूरा इस शो को अटेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं गांधी लेगेसी को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और ये मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा इंस्पायर रही हूँ गांधी जी की आइडियोलॉजी से. सो मैं इस कोट के साथ, जो गांधी जी का कोट है, उसी के साथ शुरुआत भी करना चाहूंगी इस प्रोग्राम की. बी द चेंज यू विश टू सी द वर्ल्ड. दैट इज समथिंग you have to have in your life, that if you have a change in you, you can see the world from your eyes. So ये जो आज हम बात कर रहे हैं इस दिन पर, स्वतंत्रता दिवस पे, संकल्प फॉर खादी की, जिसका बहुत ही ज्यादा महत्व है आजादी पर. तो आजादी, खादी और गांधी, ये तीनों आपस में एक सूत्र की माला है. संकल्प फॉर खादी का इनिशिएटिव जो है, लगभग 4 साल पहले मैंने ये शुरुआत की थी, क्योंकि मैं खुद टेक्सटाइल का मेरा डोमेन है, मैं टेक्सटाइल में पढ़ी हूँ. और जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में पहली बार इम्पैनल्ड हुई थी, तो मुझे मौका मिला डिफरेंट क्लस्टर्स में जाने का, जहाँ पर रूरल विलेजेस में जाने का, जहाँ पे मैंने महिलाओं के साथ एक बेसलाइन सर्वे किया और देखा कि किस तरीके से
वो अपना चरखा काटती हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाती हैं। तो अर्बन, बिल्कुल हाई क्लास अर्बन होकर भी जब मैं रूरल एरियाज में गई, when I really witnessed and I saw the real rural life, I have decided कि this should be the mission, क्योंकि टेक्सटाइल हमेशा से मेरा डोमेन रहा है। स्वदेशी कपड़े को मैं हमेशा से मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हैंडलूम और हैंडस्पन में इतनी ताकत है कि वो हर चीज का एक सॉल्यूशन बन जाएगी, क्योंकि हमारा जो टेक्सटाइल है हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। तो उसी को इनिशिएट करते हुए जब मैंने अपनी आंखों से उन महिलाओं के साथ एक बेसलाइन सर्वे किया, एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करी, तब से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि मुझे इस पर्टिकुलर खादी को उठाना है। बापू की जो ये पूरी विरासत है, जिस तरीके से उन्होंने चाहा था खादी को लेके जाना आगे तक, उनकी लेगेसी को आगे ले जाना है और यूथ में इतना पॉपुलर कर देना है कि वो एक आजकल के ट्रेंड में आ जाए, हर एक नाम पर आ जाए, हर एक जुबान पे आ जाए कि खादी हमारा एक अपना सॉफ्ट पावर है, इंडिया की धरोहर है और अपना एक फैब्रिक है। तब से ये मिशन चालू हुआ, संकल्प फॉर खादी। बहुत शानदार। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, धर्म के मार्ग पर चलकर जिस तरह से इस देश को आजाद कराया, और सबसे अच्छी खुशी की बात आप उस परिवार से हैं, आप क्या देखते हैं इस देश में आगे युवाओं के लिए, क्या आप निर्देश देना चाहेंगे? लता जी, पहले तो मैं आपसे ये बात पे मुखालफत करता हूँ कि सिर्फ मैं बापू के परिवार का हूँ, क्योंकि अगर हमारा मुल्क उन्हें राष्ट्रपिता मानता है तो फिर हर एक भारतीय उनके परिवार का हो जाता है, और हर एक भारतीय के ऊपर क्या बात है सर, उनकी धरोहर को आगे ले जाने की जिम्मेदारी रहती है। इसलिए हाँ, मैं जरूर उनका बायोलॉजिकल वंशज हूँ, खून से वंशज भले ही हूँ, लेकिन जब तक जहाँ धरोहर की बात आती है तो हम सब उनके वंशज है, वारिस है, और हमने हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जहाँ आत्मनिर्भर भारत का सवाल आया तो मुझे लगता है कि पहले बापू ने ये मुहिम की होती कि हर एक भारतीय आत्मनिर्भर बन सके। आज हम देखते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है हमारी जन समुदाय की जो चाहकर भी आत्मनिर्भर नहीं हो सक रही है आज़ादी के इतने सालों के बाद भी। इसलिए ये ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जो हमारी पारंपरिक कौशल है उसे हम मॉडर्नाइज करें और उसे एम्पावर करें कि हम कुछ बना सके। पर इसमें हमने समझना ये बहुत ज़रूरी है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी होना ज़रूरी है। हमने सब में ने इसमें जिम्मेदारी लेनी है, तभी जाके ये सही में हो सकेगा। हम अगर आज़ाद भी हुए तो वो कोई गांधी या बोस या भगत सिंह के कारण नहीं हुए। हम आज़ाद इसलिए हुए कि उस जमाने के जो भारतीय नागरिक थे, सामान्य लोग थे भारत के, उन्होंने आज़ादी को अपना अधिकार और अपनी जिम्मेदारी समझा, और उन्होंने सबने अपनी अपनी तरीके से जो उनकी क्षमता थी उसके मुताबिक कुर्बानी देकर उस जंग में शामिल हुए थे वो लोग, और तब जाके हम आज़ाद हुए थे। तो उसी तरह से आज भी जब हम आर्थिक आज़ादी की बात करें या आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो हर भारतीय ने इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, एंटरप्रेन्योर बन के और क्लाइंट बन के भी। दोनों दो पहिए हैं उस रथ के जिससे हम ये आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो युवा है जिसके अंदर एक जज्बा है एंटरप्रेन्योरशिप का, एडवेंचर का, एक साहस है, एक हिम्मत है, एक जोश है, एक जुनून है, उन्होंने उस जुनून पे काम करने का हौसला रखना बहुत जरूरी है। परिधि, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज़ादी की लड़ाई में कभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली खादी आज कोरोना के खिलाफ जंग में भी उतर चुकी है। कई क्षेत्रों में आर्थिक सुस्ती के बावजूद खादी लेकिन फिर भी फल फूल रही है। इसको आप कैसे देखती हैं? कितनी सच है ये बात? जी, ये बिल्कुल सच है जो आपने कहा है कि आजादी में जैसे खादी और चरखा एक टूल बना था आजादी के लिए, उसी तरीके से मैं मानती हूँ हमारे प्रधानमंत्री ने जब लोकल टू वोकल की बात करी कि अपनी स्वदेशी चीजों को उठाइए, उनका वोकल कीजिए, उनको पॉपुलर कीजिए,
उनको ज्यादा से ज्यादा आप प्रमोट कीजिए। तो जब वो वाली बात आती है तो उसमें हमारे गांव ग्रामीण विभाग की बात आती है कि जितना हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ाएंगे, जिसमें खादी ग्राम उद्योग आता है, एनीथिंग विच इज बीइंग मेड बाय हैंड कम अंडर खादी ग्राम उद्योग। तो कुछ भी ऐसी चीजें जो खादी के अंदर हाथ से बनी है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था एक बार कि हर हाथों में काम, राष्ट्र के हर कारीगरों का सम्मान। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें अपने लोकल चीजों को और उनको उठाने की, तो इस समय कोरोना टाइम पे आप मानेंगे नहीं, जब मैंने इस चीज को देखा और मैं काफी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ जुड़ी हुई हूँ, ऑलमोस्ट काफी इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ जुड़ी हुई, हर स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो जब मैंने उनसे बात करी तो उनके लिए तो बहुत सर्वाइविंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब हमने डिसाइड किया कि क्यों ना उनका जो खादी का कपड़ा पड़ा हुआ है, जो उनके पास मूव नहीं हो पा रहा, तो क्यों ना हम उसके मास्क बनाना शुरू करें। तो हमने खादी के मास्क इस कोरोना टाइम पे बनाए, एंड आप बिलीव करिए हमने लाखों की क्वांटिटी पे वो बनाना स्टार्ट किया और सर्कुलेट किए। लोगों ने उसको पहना, सरकार इसको बना रही है, सरकार इसको खरीद के बना रही है और उसको ग्लोबल बना रही है। क्यों? क्योंकि एक तो वो ब्रीदेबल फैब्रिक है, जिसकी टेक्निकलिटीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपके क्वेश्चंस में। लेकिन ये जो खादी का फैब्रिक है, ये डेफिनेटली उस टाइम पे भी एक टूल बना था, और आज कोरोना कोविड-19 जो एक पेंडेमिक आइटम हमारे पास आ चुकी है, इस पे भी एक खादी का हमारा चीज बहुत यूज हो रही है। शानदार, सचमुच। एक तो खादी को ग्रामोद्योग जो है, इसमें सुना है कि श्रम और श्रमिक दोनों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, मगर पूंजी कम लगती है। क्या ये सच है? इसमें हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि श्रम जो है उसकी कीमत ज्यादा है। जहां पर कारीगरों का श्रम के साथ अगर हम उनकी तुलना करें, तो जो श्रम की तुलना है वो कहीं ज्यादा है उस प्रोडक्ट से। अगर हम ये सोच के चले कि खादी का, जो मैंने पहना खादी का वस्त्र है, अगर ये खादी का वस्त्र हम ये सोचे कि तो बहुत महंगा आता है, ये हर किसी से अफोर्ड नहीं होता, तो हम उसके अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा, उसके एक्सपेंसिवनेस से ज्यादा अगर हम उसमें ये देखें कि उसमें किसी का श्रम जुड़ा हुआ है, किसी का खून पसीना है, वो एक लेस प्रिविलेज सोसाइटी के लोग हैं जिनको शायद हम अपने खरीदने से कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा सकते हैं, जिनको एक मनोबल मिल सकता है। तो श्रम जो है, इसको हम कभी भी लो वैल्यू एडेड चीज ना समझें, क्योंकि आने वाले टाइम पे यही जो हमारी रूट्स हैं, यही एक जो चीज है वो हमारी हर चीज का सॉल्यूशन बनेगी। क्योंकि खादी को अगर हम जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, तब तक वो श्रम विभाग से कभी भी वो चीज मिलेगी नहीं। हम इसको जितना एक्सेप्ट करेंगे, जितना इसको पहनेंगे, जितना इसको प्रमोट करेंगे, उतना ही इसका वैल्यू भी दिखेगा, और उनकी कीमत जो है, असल में जो हैंडक्राफ्टेड की कीमत होगी, वो उन कारीगरों को वापस से मिलेगी। इसमें तो कोई दो बात ही नहीं है कि जो चीज हाथ से बनी हुई हो, जिसमें किसी का हाथ का की कला हो, वो मास प्रोड्यूस नहीं होती, वो एक्सक्लूसिव चीजें होती है, और जो एक्सक्लूसिव होती है उसकी एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू देना जरूरी है, हम उससे मुकर नहीं सकते हैं। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा ही कि ये एक जरूरी चीज है इसको सस्टेन करने के लिए। मैं आपको इसका एक उदाहरण दूंगा। जब लालू प्रसाद यादव हमारे रेल मंत्री थे, तो उन्होंने रेल मंत्रालय में ये कानून, एक ऑर्डर दिया था कि रेलवे के जो बेडिंग्स होते हैं उसमें दो चीज खादी की होना बहुत जरूरी है। हर बेडिंग में ब्लैंकेट भले ना हो सके, लेकिन चद्दर और पिलो कवर खादी का करना चाहिए, और खुल्लड़ में चाय देनी चाहिए रेलवे यात्रियों को, वो देनी चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ था कि उन दिन, उस जमाने में जब ये लालू जी रेल मंत्री थे, तो जो स्पिनिंग और वीविंग में जुड़े हुए कारीगर थे, और जो पॉटर्स थे, जो पॉटरी बनाते थे कुटीर उद्योग में, उनके पास वक्त नहीं रहता था ऑर्डर फुलफिल करने के लिए, क्योंकि रेलवे की डिमांड इतनी बड़ी थी और उन परिवारों की इकोनॉमिक स्टेटा बढ़ गई थी एकदम। मुझे ये पता चला था क्योंकि उसके पहले हम जहाँ रहते हैं उन विस्तारों में, शहर में रहता हूँ बम्बई में, तो उन विस्तारों में औरतें गमले अपने सर पर उठा के ले आती थी बेचने के लिए। हमको हमारी विंडोज और बैल्कनीज में पॉट्स रख के उसमें प्लांट्स उगाने का शौक होता है इसलिए। पर कुछ महीनों से वो आना बंद हो गई थी, तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि ये क्या हुआ पता नहीं है, आजकल वो पॉटर वुमन आती नहीं है और गमले मिलते नहीं। तो हम लोग धारावी गए वहाँ, जहाँ बड़ा कुंभारवाड़ा है,
वहां जाकर देखा तो मास प्रोड्यूस हो रहा था वो खुल्लड़ों का, और हमको वो जो औरत हमारे वहां बेचने आती थी वो मिल गई। उसको हमने पूछा कि तुम आती क्यों नहीं हो गमले लेकर, तो बोले सर अब हमारे पास टाइम नहीं है गमले बनाने के लिए, हम ये खुल्लड़ बनाने में ही हमारी पूरी कैपेसिटी यूज हो जाती। तो ये एक है, इतने छोटे एक उपचार से भी इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा सहारा मिल सकता है। हम जो लोग अपने आप को पेट्रियट कहने में बहुत शौक रखते हैं, भारतीयों को मुझे लगता है दुनिया भर में सबसे ज्यादा शौक होता है अपने आप को देशभक्त कहने का। हर चीज में वो देशभक्ति का अपना उदाहरण देते फिरते रहते हैं हमेशा। तो अगर सच्ची में देशभक्ति करनी है तो अगर हम ये प्रण ले कि साल में एक बार हम खरीदी करेंगे, वो सिर्फ खादी ग्रामोद्योग के प्रोडक्ट्स की खरीदी करेंगे, और अगर हर भारतीय जो अफोर्ड कर सकता है वो ये करना शुरू करे, तो भी वो इंडस्ट्री फलने फूलने लगेगी। उसको इतना कम सपोर्ट की आवश्यकता होगी, बाकी सब वो कर सकते हैं। और आज जबकि वर्ल्ड में सस्टेनेबल प्रोडक्शन का ट्रेंड है, जब हम लोग सब कह रहे हैं कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन होना चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन होना चाहिए, तो खादी अपने नाम से ही सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली इंडस्ट्री है। वो उसमें प्रदूषण नहीं करती, वो उसको चलाना टिकाए रखना बहुत आसान होता है, और क्योंकि वो कुटीर उद्योग है तो अपने नाम से ही वो किसी एक परिवार के लिए उपजाऊ बन जाती है, उस परिवार को सक्षम और सशक्त कर देती है। तो ये हमने अपनी जिम्मेदारी और देशभक्ति समझ के अगर करना शुरू किया तो सिर्फ भारत ही अपनी कंट्री में ही, बाहर परदेशों में ना हो तो भी सिर्फ भारत अपने देश में भारतीय नागरिकों के बलबूते पर इस इंडस्ट्री को आबाद कर सकती है। क्या बात है सर, बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी टीम ने ये प्रण लिया है कि जैसे मैं आज खादी पहन के बैठी हूँ, तो हर्ष ने भी मेरे को, हम लोगों ने सबने डिसाइड किया है कि हमारे हर कार्यक्रम में हम लोग खादी को ही बढ़ावा देंगे। ये हमारी टीम ने आज तय किया है। और हमारे हर्ष ने तो आपको पता है वो डिज़ाइनिंग के मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने हम लोगों को डिज़ाइनिंग भी शेयर की है कि इस यही होना चाहिए। एंड परिधि से हम आग्रह करेंगे कि वो हमें कुछ और बताएं। परिधि, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इस उद्योग को ही क्यों चुना आपने? ऐसा क्या मोटिवेशन था, क्या फैक्टर था कि इसी को आपने चुना? तो मैं चाहूंगी कि ये तो एक कोइंसिडेंस है कि मैं बचपन से ही गांधी आइडियोलॉजीज को बहुत मानती थी। शुरू से ही मुझे ऐसा लगता था कि गांधी आइडियोलॉजी से मैं बहुत इंस्पायर्ड भी थी, कि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि ग्राम उद्योग की चीजें और जो महात्मा गांधी के विचार, वो सब चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। अच्छा, क्योंकि मैं खुद फैशन टेक्सटाइल फील्ड से ही रही, और जब मेरे को मौका मिला ग्राम क्षेत्र में जाने का और जब मैंने काम करना शुरू किया, तो द लेडी बिहाइंड द चरखा, जो जिस तरीके से उनका एक श्रम जो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल रहा, कि किस तरीके से उनको सूत को काटना और उसके साथ पूरा दिन उसी एक बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही सरल तरीके से गुजारना, मतलब एक साधना की तरह, जो मुझे लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको वाकई में एक मिशन से मूवमेंट की तरफ लेके जाया जाए। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि यूथ इसके बारे में अभी भी अनअवेयर है। अगर आप किसी भी यूथ से पूछें कि भाई खादी क्या है, तो हो सकता है वो यूथ आपको हिस्ट्री से कनेक्ट करे, क्योंकि मैंने तो बहुत से प्रोग्राम्स भी किए हैं। मैं हमेशा से संकल्प फॉर खादी को एक प्रमोशनल एक्टिविटी की तरह ज्यादा रखती हूँ। तो जब मैंने गांधी स्मृति दर्शन समिति के साथ एसोसिएट होकर, कोलैबोरेट होकर, आई थिंक दिल्ली के काफी तमाम यूनिवर्सिटीज में जब मैं जाना स्टार्ट किया जस्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, तो मैंने देखा कि यूथ इज नॉट अवेयर। उनको पता ही नहीं है। वो खादी को ठीक है इतिहास से जोड़ रहे हैं, हिस्ट्री पार्ट में जोड़ रहे हैं, गांधी जी से जोड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो खादी है हैंडस्पन हैंड, जैसे अभी तुषार जी ने भी बताया, कि ये एक ऐसा सस्टेनेबल फैब्रिक है जो आने वाले टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन का एक सॉल्यूशन बन सकती है। तो जब तक आपको पूरी अवेयरनेस नहीं होगी, आपको हैंडस्पन हैंड वूवन की विशेषताएं नहीं पता होंगी, खादी एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, तब तक आप इस फैब्रिक को पहन ही नहीं सकते।
एंड वंस यू स्टार्ट वेयरिंग सच फैब्रिक, एक बार भी अगर आपने पहनना शुरू कर दिया, आई कैन चैलेंज यू, you cannot wear any other fabric other than this fabric खादी। तो इस फैब्रिक के अंदर इतना ज्यादा पावर है जो मुझे लगता है इसी तरीके से, मतलब 4 साल से मेरे पास तो कोई भी ऐसा फैब्रिक नहीं है जो स्वदेशी ना हो। मेरे पास हमेशा मैं खादी पहनती हूँ, हैंडलूम पहनती हूँ और उसी को ही प्रमोट करती हूँ। लोग मुझे कहते हैं आप लेते कहाँ से हैं, क्योंकि मैं बुनकरों से जुड़ी हूँ तो ऑफकोर्स मैं बहुत से अलग अलग स्टेट्स के बुनकरों के कपड़े भी पहनती हूँ, लेती हूँ, लेकिन खादी में एक ऐसा अट्रैक्शन है कि एक बार अगर आपने पहनना शुरू कर दिया और यूथ को अगर इसमें समझ में आ गई बात, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा इकोनॉमी, कितना बड़ा हम लोग इसका जो गैप रहा है अब तक का वो पूरा कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने इसको एक बेड़े की तरह उठा लिया कि इस मिशन को हम मूवमेंट की तरफ ले जाएंगे और जितना हो सके जिसमें गांधी जी की लेगेसी भी जुड़ी है, और खादी अपने आप में एक ऐसा फैब्रिक है जिसको हम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बहुत खूब। इसमें एक मेरे को एक लाइन याद आ रही है, जब तक ये रवानी है, जब तक ये रवानी है तुझसे जंग है लाजिम, जब तक ये रवानी है तुझसे जंग है लाजिम, घुटनों पर आ गया हूँ पर हारा नहीं हूँ मैं, तो कितनी भी नाव बदले पतवार मेरी होगी, तो कितनी भी नाव बदले पतवार मेरी होगी, मौजू हूँ दरिया का किनारा नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है आपने बहुत अपना मत तय किया है और एक मोटिवेशन है यंगस्टर्स के लिए कि इस खादी को अपनाया जाए। सर, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ। तुषार जी, आप इस जो ये मुहिम चला रखी है हम लोगों ने अब खादी को लेके, इसको आप कैसे देखते हैं एज अ फाउंडेशन? जो गांधी फाउंडेशन है वो क्या कर रहा है? मेरा जो फाउंडेशन है वो नाम बड़ा लगता है लेकिन कोई बड़ी संस्था नहीं है। ये मैंने खुद शुरू किया है और बहुत छोटे पैमाने पर हम काम करते हैं। हमारा ज्यादातर काम होता है दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ एसोसिएट होना और उनको जो जरूरी हो वैसी चीजों में जहां हम मदद कर सके वो हम करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इसको ये भी देखना है कि खादी महज टेक्सटाइल नहीं, फैब्रिक नहीं, खादी एक इंडस्ट्री है और वो एक लाइफस्टाइल भी है। जैसे बापू ने अहिंसा को लाइफस्टाइल बनाया था, वैसे ही उसी अहिंसा की फिलॉसफी की अगर इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्जन हम देखें, अगर मैं उसको ये एक नाम दे सकता हूँ तो वो खादी होगा। उसमें फूड प्रोडक्शन आता है, उसमें हर वो चीज जो ह्यूमन एंडेवर से बनती है, जो ह्यूमन फोर्स से बनती है, जो ह्यूमन लेबर से बनती है, जो कुटीर उद्योग की है, जो ग्राम उद्योग की है, वो हर चीज को खादी में हमें लाना पड़ेगा। चाहे वो अब आप देखिए यूरोप में जो ऑलिव ऑयल होता है उसमें जो वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो बहुत कीमती माना जाता है। उसका सरल ये होता है, अर्थ ये होता है कि जो हमारी पहले जो तेल की घानियां होती थी जिसमें कूट के पीस के तेल निकाला गया जाता था, उसी तरीके से वो ऑलिव ऑयल निकाला जाता है और उसको प्रीमियम कहा जाता है। हमारे पास तो आज भी गांवों में वैसे लोग हैं जो उस तरीके से तेल निकालते हैं। अगर उनके प्रोडक्ट्स को सिटी की मार्केट तक पहुंचने का जरिया भी हम बन सके, हम भले मैन्युफैक्चर ना करें लेकिन हम उन गांवों के प्रोडक्ट्स को शहरों तक की मार्केट में लाने का जरिया भी बना सके। और आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आपको कोई मॉल या सुपरमार्केट भी खोलने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल मॉल्स और सुपरमार्केट्स होती है जिसमें खरीद बेच होती है और जिसमें से ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। मैं मेरे घर में बैठकर आपकी पूरी इन्वेंट्री देख सकता हूँ और उसमें से ऑर्डर कर सकता हूँ। तो यूथ ने इस टेक्नोलॉजी को खादी ग्रामोद्योग के साथ लिंक करना, उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई सिर्फ कमर्शियली भी इसको करना चाहे तो इसमें एक कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि गांव का प्रोडक्शन शहर के मार्केट में लाए और शहर के मार्केट में बेचे। और आज वर्चुअल मार्केटिंग में तो आप नेशनल बाउंड्रीज में भी सीमित नहीं है।
आपकी वेबसाइट हो, उसमें अमेरिका और यूरोप से भी लोग ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके पास उनको डिलीवर करने की व्यवस्था हो। फिजिकली आपको सिर्फ डिलीवरी मैकेनिज्म की जरूरत होती है और वेयर हाउसिंग की जरूरत होती है। तो ये भी करें तो इसमें भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि खादी किस चीज को सिग्निफाई करती है। खादी ह्यूमन एंडेवर को सिग्निफाई करती है। जो ह्यूमन एंडेवर होता है, जो ह्यूमन एंटरप्राइज होती है, जो कुटीर उद्योग होता है, जो मानवीय उद्योग होता है, जिसमें मनुष्य का इंपॉर्टेंस होता है, मशीन का नहीं, टेक्नोलॉजी का नहीं। द ह्यूमन इज द मशीन एंड द ह्यूमन इज द टेक्नोलॉजी। उसको अगर हम एक बिजनेस एंगल से देखना शुरू करें तो हमें वेलफेयर एंगल से भी इसको देखने की जरूरत नहीं। हम किसी के ऊपर उपकार नहीं करते। खादी में बना खाना, यानी कि जिसे हम आज ऑर्गेनिक फूड्स कहते हैं, वो आज सबसे हेल्थ के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। अब ऑर्गेनिक फूड्स का अगर हम अर्थ समझे तो वो खादी का प्रोडक्शन, खादी की फिलॉसफी का प्रोडक्शन है। तो उस फिलॉसफी का मायना समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। जो हमारा पुराना टाइम है, कई बार लगता है वो वापस आ गया है। हम वापस उस दुनिया में जा रहे हैं जहाँ हम लोग साथ बैठ के खाते थे, हम हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें खाया करते थे, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे। शायद वो टाइम वापस आ गया। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स, वो शायद हो रहा है। आप देखिए, आप देखिएगा कि जो बिग इंडस्ट्री है वो तो कभी जाने वाली नहीं है, उसकी जरूरत हो रहने ही वाली है। लेकिन जो बिग इंडस्ट्री है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि भाई प्रोडक्शन में ऑटोमेशन होगा तो ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जहाँ ह्यूमन नेसेसिटीज आ जाती है वहाँ कॉस्ट बढ़ जाता है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अगर हमारी बिग इंडस्ट्री में से ह्यूमन इन्फ्लुएंस या ह्यूमन लेबर कम हो जाएगा तो हम उनको काम क्या देंगे? उस लेबर फोर्स को हम सिर्फ खादी की इंडस्ट्री में ही काम दे सकेंगे, उनको एम्पावर कर सकेंगे। तो ये भी एक सोशल नेसेसिटी हो जाएगी हमें। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो खादी में कभी अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितने हाथ होते हैं उसमें जुड़ते उतना उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। इंडस्ट्री का अलग मायना है, उसमें जितने हाथ जोड़ने लगते हैं उतना वो उसका नफा घटने लगता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत बढ़िया शानदार मैनेजमेंट स्कूल्स बना चुके हैं जिसमें से हम मल्टीनेशनल्स को सीईओज प्रोवाइड करते हैं। हमने अब गांव के मैनेजमेंट की स्कूल्स बनाना जरूरी है, जहां मैनेजर्स बनेंगे जो गांवों को मैनेज करें, गांवों की एंटरप्राइज को मैनेज करें। अगर हर गांव में ऐसी मैनेजमेंट स्किल्स उपलब्ध होने लगेगी तो वो गांव ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल होगा और फिर खादी इंडस्ट्री को कभी भी सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, परिधि, अब मैं आपके पास आऊंगी और मैं आपसे ये एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको किस किस पड़ाव में कहाँ रुकावट पैदा हुई और आपको आपके परिवार ने किस तरह सपोर्ट किया, क्या सपोर्ट मिला या नहीं मिला, और उसको कैसे ओवरकम किया आपने? देखिए, जब मैं 2016 में ग्रामीण क्षेत्र में जब मैंने जाना स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से सबसे पहले जब मैं वहाँ गई तो मुझे देख के ऐसा लगा कि इसको मैं कैसे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैं एक उस फील्ड से हूँ जो बहुत ही ग्लैमरस फील्ड था, एक तरीके से पूरा फैशनेबल फील्ड था। ये एक वो फील्ड है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि मुझे इसी की तरफ एक मिशनरी की तरह काम करना है। तो जब मैंने उसका पूरा सोच लिया कि मुझे ये मिशन उठाना है और मुझे इसको लेके जाना है, मुझे इसको पॉपुलराइज करना है, मुझे इसको प्रमोट करना है, तो तब ऑफ कोर्स मुझे बहुत से चैलेंजेस नजर आए। सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे ये था कि हु विल सपोर्ट दिस, इंडोर्स कौन करेगा इसको, सपोर्ट कौन करेगा, मैं किसके साथ एसोसिएट होकर करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको एनजीओ फॉर्म में बनाऊंगी तभी ये नॉन प्रॉफिटेबल बनेगा। तभी, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि जो ये बुनकर है इनको प्रॉपर ट्रेनिंग इम्पार्ट करना, जो मेरी स्किल्स है उस स्किल से इनको तरीके से बनवाना और उसको दिखाना और उसको प्रमोट करना।
तो जब मैं धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना शुरू किया, आप मानेंगे नहीं, भगवान की ये शायद मर्जी रही होगी कि मुझे लोग भी वैसे मिलने शुरू हो गए कि जो इस तरीके से काम करने में इंटरेस्टेड थे। वो ऐसे लोग थे जो बहुत इस्टेब्लिश थे कि किन्हीं को लगा कि हाँ, उनके योगदान से मैं कुछ हो सकता है, किसी थोड़े एसोसिएट हो जाऊं किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इसको पूरा सपोर्ट करे। तो आई थिंक जब मैंने इसको लॉन्च किया था उस दिन वुमेन्स डे था 2017 में। इसको मैंने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसको यूथ के बीच में किया, संकल्प फॉर खादी का, जिसमें डॉक्टर महेश शर्मा जो हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे, महेश शर्मा जी, उन्होंने इसका पूरा उद्घाटन किया और उन्होंने इंडोर्स किया कि आप इसको जोड़िए, आपके विचार इसमें अच्छे हैं, आप गांधी स्मृति के साथ जुड़िए। गांधी स्मृति और दर्शन समिति एक वो पहली एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस मुहिम के साथ जुड़ी। उन्होंने मुझे पूरा जोड़ा और उन्होंने कहा आप प्रोग्राम बताइए कि हम आपको किस तरीके से फंडिंग करें और कैसा इसका काम करें। बस तब से ये आप समझिए कि मुझे तब से ऐसे लोगों का साथ मिलता रहा जो इसको बहुत ही नेक विचार के साथ, क्योंकि मैं हमेशा से सोचती थी कि खादी कोई वस्त्र नहीं है, ये एक विचार है, जो बापू हमेशा कहते थे, और वाकई में ये एक विचार ही है। ये एक फिलोसफिकल, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो अगर आप जितना एक समुद्र की तरह आप घुसते चले जाएंगे और आपको पता नहीं लगेगा कि इसका अंत कहाँ है, उसी तरीके से खादी ये सीमित हो ही नहीं सकता, ये सिमट सकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो वो एक विचारधारा है जो सिर्फ चलती जा रही है और ये सिर्फ उन्हीं को ही समझ में आएगी जहाँ पे लाइक माइंडेड लोगों का साथ मिलेगा। तो लाइक माइंडेड लोगों का साथ मुझे इसमें मिलना शुरू हुआ और मैंने अपने आप को फिर ये सोचा कि मैं अब इस मुहिम को आगे एक मूवमेंट की तरफ ले जाना चाहूंगी, जिसको मैं आप मान के चलिए इंटरनेशनल स्तर पे भी लेके गई। सिंगापुर में मेरा अभी 2020 जनवरी में कोविड से पहले बहुत ही ह्यूज स्केल पे एशिया के बेस्ट स्कूल में प्रोग्राम हुआ, जो कि वो स्कूल था जो गांधी आइडियोलॉजीज पे बहुत बिलीव करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए और हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करिए, हम आपके खादी को एक्सेप्ट करेंगे, हम उसको पहनेंगे, हम बापू की चीजों को आगे लेके जाएंगे, तो आप बताइए। तो इंटरनेशनल स्तर पे भी इस पर्टिकुलर फैब्रिक की इतनी ज्यादा डिमांड मुझे समझ में आई, जो मुझे लगा कि अगर हम इसको ग्लोबल फैब्रिक तो बना ही रहे हैं, तो हम अपने जितने भी जो क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं इसके ऊपर, उनके लिए उनको हाईलाइट करना, उनको एक्सपोजर देना बहुत जरूरी समझा। तो तभी से ये चैलेंज का जो दौर निकल चुका है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत बारीकी से काम किया है, इसी वजह से मेरे को हमेशा सबका सपोर्ट रहा, फैमिली का भी सपोर्ट मिला, मेरे परिवार का सपोर्ट पूरा रहा, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट पूरा रहा, और ये एक ऐसे मिशन की तरफ चलता जा रहा है जो एक अनस्टॉपेबल है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि सरकार द्वारा जो खादी और खादी के उत्पाद हैं उसमें बिक्री में काफ़ी छूट उपलब्ध कराई जाती है, तो जो नए युवा हैं अगर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहें तो किस टाइप का सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल रहा है? सरकार लता जी बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रही है, और देखते हुए कि यूथ जैसे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस समय, तो काफी लोगों का इंटरेस्ट भी है जो ग्रामीण क्षेत्र से एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे चीजें बन रही हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अगरबत्ती जैसी चीज जो कि खादी के अंदर आती है, जिसमें बहुत काम हो रहा है, सोप्स जैसी चीजें, डिटर्जेंट जैसी चीजें जो कि पूरा खादी के अंदर आता है। तो ऐसे बहुत से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप वाले काम चल रहे हैं जिसमें सरकार योजनाएं बना रही है। जैसे उसमें से काफी प्लान्स हैं उनके, PMEGP प्लान है जिसको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम हम कहते हैं। उस टाइप पे बहुत सब्सिडी है, जिन्होंने महिलाओं के लिए लगभग 30 से 35% की सब्सिडी रखी हुई है, जस्ट कि उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो भी बाहर निकले और काम करें। तो सरकार इसमें काफी काम कर रही है। जैसे हमने देखा कि MSME वो एक सेक्टर है, क्योंकि खादी अपने आप में एक ग्रामीण की तरह इंडस्ट्री है, पूरी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो पूरे ग्रामीण में बच सकती है। अगर सरकार इसकी योजनाओं पे काम करके नए एंटरप्रेन्योर्स को, जो ग्रामीण क्षेत्र से ही उभरने वाले लोग हैं, अगर उनको सपोर्ट करे किसी भी तरीके से, चाहे वो उनको लोन पे सपोर्ट करे, चाहे वो किसी भी तरीके से सपोर्ट करे, तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत इजीली उठ सकता है, जिसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत सॉलिड हो सकती है। और वो चीजें जो उत्पादित वहां हो रही है उसको हम अर्बन सिटीज में अपने मुहिम के साथ जोड़कर उसको एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे सकते हैं सरकार के साथ मिलकर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से युवाओं को इसके लिए और जागरूक किया जाए। और खादी बोलते हैं तो लोगों को ये लगता है कि केवल एक वस्त्र है, इसके अलावा खादी में कुछ और नहीं है। आज कई युवा जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको आज पता लगा होगा कि खादी केवल वस्त्र नहीं, ये एक जज्बा है, जुनून है, जोश है, और ये इसमें केवल कपड़ा ही नहीं, ये वस्त्र उद्योग से ही जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें अगरबत्ती, साबुन और ऐसी कई चीजें हैं। इवन आजकल जो शहद है
वो भी खादी का हिस्सा है। सो ये किस तरह से इसको आप युवाओं को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं या उनको बताना चाहेंगे कि इससे वो जुड़ सकें? देखिए, इसमें जरूरी है कि इंक्यूबेटर्स, इंडस्ट्रियल इंक्यूबेटर्स बने, जिसमें जिन लोगों के पास कोई आइडियाज हो वो उन आइडियाज को ले आए और उन आइडियाज को एंटरप्राइज में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है उसके लिए उनको एक्सपर्ट सलाह मिले, उनको जो हैंड होल्डिंग की जरूरत है वो मिले। मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी ये है कि खादी सरकारी दखल से आजाद होनी चाहिए। खादी लाचार इसीलिए बनी है क्योंकि वो सब्सिडी की मोहताज बन के रह गई, जबकि खादी को सब्सिडी की मोहताज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसको बिजनेस के रूप में, हमने आजादी के बाद खादी को एक धर्म बना दिया, एक रिचुअल बना दिया और उसको आजादी के साथ और गांधीवाद के साथ इस तरह से जोड़ दिया कि लोग ये भूल गए कि वो एक इंडस्ट्री है, वो एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, वो एक प्रॉफिट सेंटर हो सकता है। तो ये याद उनको वापस दिलाना बहुत जरूरी है कि गांधी ना भी हो तो भी खादी अमर है, हमारी आजादी का वस्त्र ना भी हो तो भी खादी एक सस्टेनेबल वस्त्र है। ये बात हमें उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इज अ बिजनेस, इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और उसमें सिर्फ थोड़े प्लगइन्स की जरूरत है उनको बताएं। आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा अगर विमेन को सब्जुगेट किया जाता है तो इसलिए कि आज भी हमारे कई परिवारों में औरतों को बाहर जाने की इजाजत के ऊपर से झगड़े शुरू होते कि घर के बाहर नहीं, घर की चौखट नहीं क्रॉस करनी है, घर के बाहर नहीं जाना। तो खादी की जो इंडस्ट्री है वो ऐसी इंडस्ट्री है जो औरत घर में बैठे बैठे कर सकती है। और मैं सिर्फ ये बात नहीं करता हूँ, मैं आपको इसका एक उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में एक संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है, विमेन्स इंडिया ट्रस्ट करके, जो रूरल डेवलपमेंट और कॉटेज इंडस्ट्रीज का काम करती है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, कई ऐसी चीजें वो करते हैं जो रूरल कॉटेज इंडस्ट्रीज में होती है। और उसका सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि वो काम औरतों को अपने घर ले जाकर करने के लिए देती है। वहां आकर औरतें उनकी जो किट्स होती हैं वो ले जाती है और घर पे बैठ के उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के वापस ला देती है। तो परिवार भी खुश है कि औरत बाहर नहीं जा रही है, आमदनी होने लगती है तो परिवार खुश होता है कि भाई अब औरत कमाना भी शुरू कर दिया और औरत को भी एक तरीके से सम्मान मिलता है कि अब मेरे परिवार की भलाई में मेरा कंट्रीब्यूशन, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। वैसे औरतें अगर ना हो तो परिवार ही नहीं हो सकता, वो कंट्रीब्यूशन हमने हमेशा नजरअंदाज किया है जो औरत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि हम सिर्फ मटेरियल कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं। इसलिए अगर औरत घर बैठे बैठे पैसा भी कमाना शुरू कर दे तो हमारी काफी जो हमने पाबंदियां लगा के रखी है औरतों के ऊपर, उसमें से भी हल निकल सकता है। तो ये सोचने की आवश्यकता है। खादी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको उसके लिए प्रोडक्शन फैसिलिटी क्रिएट नहीं करनी पड़ती, आपको फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ती, आपको वर्कशॉप नहीं लगाना पड़ता, आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी बनानी पड़ती है और आपको प्रोडक्ट का प्रोसेस बनाना पड़ता है और फिर आप कारीगरों को दे दे, वो लोग खुद अपनी जगह पे वो बनाकर दे देते। तो मुझे नहीं लगता कि खादी को सस्टेन करने के लिए सरकारी सब्सिडी की भी जरूरत पड़े, सिर्फ एक सहानुभूति की जरूरत है। सहानुभूति से हम अगर उसको देखने लगे और कर्तव्य के रूप में हम अगर उसको पैट्रोनाइज करने लगे तो खादी अपने बलबूते पर चल सकती है। द इंडस्ट्री ऑफ खादी, उसमें सिर्फ शहद या सिर्फ कुछ फूड प्रोडक्ट्स या ऐसा भी नहीं है। आज सब्जी भाजियां जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाए वो उसमें आती है, फूड प्रोसेसिंग उसमें आता है। आप देखिए पास्ता, पापड़ तो हम बनाते ही है, पास्ता भी उसी तरह से बनता है। आज हर घर में पास्ता की जरूरत। अब देखिए एक मल्टीनेशनल कंपनी मैगी नूडल्स लेके आई
उसने बच्चों के नाश्ते का पूरा जो रिवाज था वही बदल दिया। आज हर घर में, हर रसोई में मैगी नूडल्स पहुंच गए। तो हमारी सेवैयां क्यों नहीं पहुंच जी, सकती? अगर हम सोचे तो हमारी सेवैयां पहुंच सकती है वैसे। और वो सेवैयां गांवों में बनेगी, गांव की महिलाएं बनाएगी, और उनको उद्यम मिलेगा, उनको उत्पन्न मिलेगा, उनको नफा होगा, उनकी बेहतरी होगी। ये सोच बदलने की बहुत आवश्यकता है। मैं कहता हूं जी कि सर। गांधी की खादी को भूल जाइए। गांधी की खादी का एक मकसद था, वो मकसद अचीव हो गया। अब जी खादी की ताकत को पहचानना जरूरी है। जी खादी जी, की जो एक आइडियोलॉजी है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात कही आपने सर। जो खादी है इसको पहचानने की जरूरत है, उनकी आइडियोलॉजी को पहचानने की जरूरत है। परिधि, अब मैं आपके पास आती हूँ। मुझे ये बताइए कि आज जो कोरोना का संकट काल चल रहा है, इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे निकाल रही हैं? क्या आप ऑनलाइन मीडियम ही यूज़ कर रही हैं, या आपके कुछ लोग हैं जो गाँव में, बस्ती में हैं, उन तक किस तरह से पहुँच पा रहा है ये आपका प्रोडक्ट? कोविड के टाइम पे ये बहुत बड़ा चैलेंज भी मैं इसको समझती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिजिटलाइजेशन जो हम लोग सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस कोविड के टाइम पे, ये वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, गांव गांव तक वो डिजिटल थिंग जो पहुंच चुकी है, उसके माध्यम से हम बहुत से प्रोडक्ट्स जो है, जो बुनकर द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो ग्रामीण विभाग में बन रहे हैं, हम उनके काफी फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स मंगा लेते हैं और उनका ऑर्डर्स अपने प्लेटफॉर्म से प्लेस करवाते हैं। जैसे हमने मास्क बनाया तो हमने बहुत से कपड़ा उनसे मंगवाया, किस तरीके की पैटर्न्स हमें चाहिए हमने वो वहां से मंगवाए, और फिर उसको यहाँ पर अपनी फैक्ट्री में बनवाकर उसको फिर हमने सर्कुलेट कराया, सरकार के साथ मिलके, एनजीओ के थ्रू मिलके हमने काफी चीजें करी। तो मेजरली इस कोविड के टाइम पर हमने मास्क पे बहुत काम किया, इसके साथ साथ हमने सैनिटाइजर्स पे बहुत काम किया, जो हाथ से बने सैनिटाइजर्स, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं, लेमन है, एलोवेरा है, नीम है, जो ग्रामीण विभाग से बना है। तो हमने उस चीज को प्रमोट किया कि हम ज्यादा से ज्यादा करें। देखिए, ये बात बहुत सही है कि हमें इस खादी की आइडियोलॉजी को समझना चाहिए, क्योंकि खादी की जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही ज्यादा ऊपर है और विभिन्न है। हर एक, जैसे आप खुद माने कि इंडिया में ऑलमोस्ट 120 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्ट वीव्स हैं हमारे देश के अंदर, 120 से ज्यादा। अगर हम एक एक वीव्स की भी विशेषताएं देखें तो भी हम देखें कि उसमें कितने तरीके से नेचुरल फाइबर को यूज करके जो ये खादी बनता है, उसमें कितनी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे अगर हम खादी का वस्त्र बनाते हैं तो एक वो एयर पॉकेट क्रिएट करता है, जब हम उसको वीव और वेफ्ट करते हैं तो वो एयर पॉकेट क्रिएट करेगा जो कि आपको समर में कूल रखता है और विंटर्स में वार्म रखता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हमें समझना पड़ेगा और इसी को ही हमें प्रमोट करना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि ये जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, इसके अंदर कोई टॉक्सिन्स नहीं है, जहां पर एक मिल फैब्रिक बनाने में, 1 मीटर मिल फैब्रिक बनाने में लगभग 55 लीटर पानी मिलता है। वो वाकई में सही बात है कि अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और खादी विभाग को अगर हम काम दे रहे हैं तो वहां पर पानी की कंजम्पशन भी कम जाती है, तो हम काफी चीजें इसके ऊपर सेव कर पाते हैं। तो अगर हम इस सब विशेषताओं को समझ लें, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को खादी की ओवरऑल समझ लें और फिर उसको प्रमोट करें। कोविड के टाइम पर हम सब समझ गए हैं एक एक चीज की वैल्यू, कि किस तरीके से हम कैसे कैसे सरवाइव कर सकते हैं बिना कहीं जाए और बिना कहीं चीजों को मंगवाए। तो अगर हम अपने रूट्स पे ही काम करना स्टार्ट कर दें, अपनी देसी चीजों पे ही काम करना स्टार्ट कर दें, अपने ऐसी चीजें जो हमारे घर के किचन में भी मिल जाती हैं, वो भी एक तरीके से खादी ग्राम उद्योग से ही बनाई गई चीजें हैं। ऑर्गेनिक की बात करी है तो ऑर्गेनिक के ऐसे बहुत सारे मसाले हैं जो खादी ग्राम उद्योग से बनते हैं। तो क्यों ना हम उन मसालों को प्रमोट करें जो उस जगह से बन के आ रहे हैं जहाँ पे लेस फॉर्चुनेट पीपल उसको मिलकर बना रहे हैं, ना कि वो एक उस ब्रांड से बनकर आ रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत मशीनें चल रही हैं और वहां काम हो रहा है। तो कुछ काम हम अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि वाकई में सही बात है, ऑटोमेशन के कारण बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। अगर ऑटोमेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका है और अगर ऑटोमेशन के कारण अगर हम एम्प्लॉयमेंट को रोक पाए और अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ तो रूरल डेवलपमेंट का होना बहुत मुश्किल हो जाए। इसीलिए खादी को हमेशा नीश क्लास में नहीं समझना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा मास प्रोडक्शन की तरफ ले जाना चाहिए, बिकॉज जितना हम इसको मास प्रोड्यूस करेंगे उतना ही वो मास के लिए जरूरी होगा। तो हम सिर्फ इसको प्रमोट कुछ नीश कैटेगरीज के साथ ना करते हुए या किसी स्पेशल सेगमेंट को ना करते हुए हम इसको मास प्रोड्यूस करें और मास इसका अवेयरनेस करें और मास ही इसको प्रोडक्शन में भी करें, तो ही ये चीज बढ़ पाएगी। लहज, अदा, अदब और चाहत बेमिसाल होना चाहिए।
लहज़, अदब, अदा और चाहत बेमिसाल होना चाहिए कि सफलता का शोर ऐसा हो, हर तरफ धमाल होना चाहिए, हर मील के पत्थर पर लिखी हो आप ऐसी इबादत, हर मील के पत्थर पर लिखी हो इबादत, ऐसी मिसाल होना चाहिए। तो जितने युवा आज देख रहे हैं कि ये जज्बा, ये जुनून, ये ख्वाहिश, ये उनके दिल में होनी चाहिए कि जिस भी काम को करें वो उस जुनून के साथ करें, तो जज्बे के साथ करें कि सफलता का शोर हर तरफ बज उठे। सो मैं अब हर्ष से चाहूँगी कि वो अपना स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं कि हमारी टीम क्या कर रही है, ये है जुनून है क्या। Wonderful. थैंक यू हर्ष। Thank you. और मैं अब आपसे चाहूँगी कि हमारी जो गेस्ट हैं उनके लिए आप दो शब्द कहें। I'll follow your instruction. मैं दो ही शब्द बोलूँगा. I'm too small to say anything bigger than their work, bigger than their contribution. I can only say thank you, and we need throughout your support, Tushar Bhai, Paridi ji. Always there. Whenever we want, I'm the one who will be disturbing you. No And problems. so, No problems. मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने एक्सेप्ट किया हम लोग का इनविटेशन। और हर्ष, मैं आपको कहूँगा वो एक फिल्मी चीज कहूँगा कि हाँ लगे जी। रहो मुन्ना भाई। सर एक जादू की जप्पी भी दे दीजिएगा फिर साथ में। वो तो जरूरी है मुन्ना भाई के साथ, उसके बिना पूरी नहीं होती। तो we will be presenting you small I'll be sending you the certificate which we have Thank you. created. Thank you. And later on we are working on a very nice memento for Tushar Bhai and Paridi, and hope For the participating, All the participating, yes. All Yeah. the participants. Thank you so much. we Thank you so we much. will send मैं that. And I want to like to share one screen. We want to acknowledge some very important people who are in this journey with us along with our team. So I'll just share and I'll say about them also. Yes. yes, on behalf of है जुनून team, we would like to thank Mr. Binu Bhalla, Mr. गुरबीर सिंह चावला। सर मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि जितने हमारे एपिसोड होंगे इस कार्यक्रम के, गुरबीर जी उसको कवर कर रहे हैं अपनी मैगजीन कॉर्पोरेट इनसाइट में, जिसका वाइड सर्कुलेशन है पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। बीनू जी मैनेकिन प्रेस से जुड़े हुए हैं और जितनी हमारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स
सोशल एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स इस कार्यक्रम में आएंगी, उनकी कहानियाँ हमारी सुदीप्ता जी पेन डाउन कर रही हैं और उनकी कहानियों को प्रकाशित करने का काम बीनू जी ने उठाया है। हमारे साथ हमारी टेक्निकल टीम में गौरव जी, Gaurav Arora is our editor. यस ही इज आवर एडिटर, मोहित शर्मा जी जुड़े हैं, भावना गोस्वामी जो टेक्निकल पूरा संभाल रही हैं अभी बैक साइड से, और सुरेश गहलोत ही इज अ गजल सिंगर एंड कंपोजर जो हमारे लिए है जुनून का पूरा म्यूजिक तैयार कर रहे हैं। And he is a big support for all of us. एंड अवधेश कुमार सिंह जी जो पूनम जी के फादर हैं, सरस अमन सिंह जी, ज्योति Sister है सिंह उनकी। और अमित गौरव जी, ये इनके सब brother हमसे हैं। जुड़े हुए हैं और इन्हीं की बदौलत हम इस काम को अंजाम दे पाए हैं। है जुनून के साथ इन सब का जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं हमारी पूरी टीम के बिहाफ पे इनको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और लता जी, मैं तुषार जी को एक लास्ट थैंक यू बोलना चाहूंगी बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जो बहुत ही अच्छे थे, जो हमारे यूथ्स को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करने वाले हैं। और इवन परिधि जी ने जिस तरीके से पूरा एक टॉपिक को इंस्पायरिंग बनाया, उसके लिए इट वाज वेरी अमेजिंग, स्पेशली द थिंग व्हेन यू सेड कि विलेज को मैनेज करने की जरूरत है। दैट वाज वेरी वेल सेड। थैंक यू। हमारे साथ मीनल कपूर जुड़ी हुई है, शी इज एन एक्ट्रेस। तो मीनल जी आप I really यस मीनल enjoyed प्लीज। the whole session. Actually, बहुत सारे चीजें आई ओपनर भी थे as a points. Not exactly कि as a youth I don't know anything about khadi. I remember जब NSD में गोधरा कांड के बाद हमने एक वर्कशॉप किया था थिएटर के थ्रू, and Rati Bartholomew and Triprari Sharma, if you've heard their names, they were heading it. तो हमने दिल्ली के सारे schools को approach किया था and हमने gender biases पे भी cover किया था। उसी मुहिम के थ्रू कहीं हमारा कुछ एक study tour के तहत when we were still youth and young, हम तब गए थे पूरा गुजरात हमने tour किया था। And seriously, though being a history student, और काफी हद तक इतिहास हमेशा पढ़ा था और लखनऊ के बेस्ट स्कूल, और जिसे कहते हैं ना, कई बार आप जब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, चीजें देखते नहीं है, बहुत सारी चीजें उजागर नहीं होती है, समझ में नहीं आती हैं। कुछ हाल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और हम जब गुजरात घूमे थे 2-3 हम लोग खास लोग, और एक वो जो एक ग्रुप था हमारा, हम कोशिश करते थे कि सिर्फ मेन सिटीज ही नहीं, शहर ही नहीं, थोड़े कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट्स, छोटे छोटे जगह भी जाएं। इट इज देन आई हैड माय डायरेक्ट कांटेक्ट एंड एक्सपीरियंस विद खादी। वाओ। और फिर तो उसके बाद कॉस्ट्यूम डिजाइन वगैरह भी मैंने किया। आई बिकेम मुंबई में आना और एक्चुअली कैमरा मीडियम के लिए एक्ट करना एंड एक्ट्रेस कहलाना, दिस वाज मच लेटर। थिएटर बीइंग माय फर्स्ट लव और पैशन, तो कुछ मेरा प्रोफाइल ऐसा था कि डिजाइन, डायरेक्शन, स्पेशलाइजेशन, सो आई वाज डिजाइनिंग कॉस्ट्यूम्स। इट इज देन अगेन चांदनी चौक की गलियों में आप जा रहे हैं तो ये अभी भी जैसे कॉटन पहना है ना, सो दिस वाज अगेन अ फर्स्ट डायरेक्ट, जिसे कहते हैं हमारा खुद से जान के सीख के मानना इस बात को कि यस इट इज जस्ट वेरी गुड। एंड ये सिर्फ सीमित नहीं है सिर्फ एक वस्त्र कहलाने पे, बट ये एक आइडियोलॉजी है, एज तुषार सर वेरी वेल एक्सप्रेस्ड। एंड आई रियली अपलॉड ऑल द एफर्ट्स जो इसके लिए करे जा रहे हैं। एंड ये धीमे धीमे स्प्रेड हो रहा है आइडिया। आई रिमेम्बर पहले सिर्फ थोड़े बहुत गांधी आश्रम और जहां जहां खादी के आउटलेट्स होते थे ये वहां था, but no, I think many more people are rising towards having organic things being produced and being applied and used. So बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, and
आई बिलीव इंडिविजुअल के तौर पे अगर इसके लिए हम सब जागरूक हो पाए, दैट विल बी मोर हेल्पफुल rather than every time approaching any help from a government or thinking and taking it to a big scale. हम अपने लेवल पे, you know, individual level, अपने लिए हम खुद एक व्यक्ति, हर एक शख्स कुछ ना कुछ इस तरीके की छोटी से छोटी कोशिश करते जाए. अगर अवेयरनेस आ गई, you know, once you have the knowledge, once you have the awareness, what else is required rather than application? So very good कि बहुत सारे हम लोग वैसे भी here the female majority is there that we really like and admire handlooms. So अब मेरी जैसे एक friend है चंडीगढ़ में, she's also an actor and most of us have been out of work, not shooting. I think मेरे भी last shoot February में मैंने किया था. I'm not even in Mumbai, भाग गई मैं अपने hometown में, आ गई लखनऊ. So उसी तरीके से उसका भी हाल, and she has started making soaps. So वो handmade soaps बना रही है. Even me and my husband, we started a small trivia. हम भी as a resort पुरानी चीजें जो नानी दादी के जमाने से सीखी हुई हैं उन्हीं को वापस revisit कर रहे हैं, relearn कर रहे हैं. So I think it's a very very beautiful session. और इस तरीके के मैं all my good wishes, उम्मीद है कि ऐसे बहुत सारे और चीजें होती रहेंगी. Good that you all are approaching entrepreneurs and women leaders who've already done something, that's great. But then जिस तरीके से आपने मुझे बोलने का छोटा सा मौका दिया, I think if we have a whole lot of audience who can even interact and share the sessions, तो वो बहुत yeah, that's going to be more introspective. वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि I actually a very city town girl belonging to plains and only exposed to not at all rural. तो मुझे याद भी है मैंने अपना जब पहला शूट किया था एक गांव में जाके किया था. That was an NFDC film and I was so thrilled. वो लौकी और तुरई, खासतौर से लौकी के उनके जो छिलके होते हैं जो रह जाते हैं लौकी के बॉडी, वो ड्राई जब हो जाता है उनको देख के, and how it became a body scrub later, you know, it could be used as a body scrubber. Yeah, that's amazing. Yes, I remember. ऐसी and ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं. होममेड काजल, इतनी सारी हमारी as somebody said, going back to the roots. आप में से एक ने जो ये लाइन बोली, actually amazing, and I think ये चीज इस लॉकडाउन या 2020 की बहुत सारी अच्छी देन है. Yes. I mean, many of you have already been doing, I mean, आप बात क्रिएट कर रहे हैं and बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूंगी तो not at all. मतलब ठीक है, मुझे पता है मंगोड़ी बढ़िया कैसे बनती हैं और होममेड पापड़, but that's about it. Otherwise I used to hop in Hypercity and yeah, get attracted just like any other youth बाहर के सामान में. लेकिन क्या immunity levels और आज बहुत सारे cross questions हो रहे हैं, सामने put up हो रही हैं चीजें, so it is a whole lot of eye openers जो सामने आ रहे हैं. आपकी टीम को ये सुझाव देना चाहता हूँ. I know you have thought of a lot of things और ये सब कर रहे हैं आप कि पर फ्यूचर शोज में I would suggest कि आप लोग जो हमारे पारंपरिक कारीगर हैं उनको भी शोकेस करिएगा, दिखाइए उनकी स्किल्स और उनकी एबिलिटीज, ताकि लोगों को उसके साथ उसको रियलाइज करने में हेल्प हो. भाई ऐसे लोग हैं जो बना रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं. क्योंकि आज अगर ऐसे ही लोगों को ला रहे हैं सर. हाँ, नहीं, एंटरप्रेन्योर्स को तो लाइए ही, पर उसके साथ साथ जो कारीगर हैं उनको भी लाइएगा. बिल्कुल सर, हम उस पे काम कर रहे हैं और बिल्कुल सर. और अभी जो नई कड़ियां आ रही हैं उसमें आपको नई नई इंटरेस्टिंग चीजें दिखेंगी, अनलाइक जो बाकी शोज चल रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट. और जो सक्सेसफुल प्रयोग किए गए उनको शोकेस कीजिए. जैसे आज अगर देखा जाए ग्रामोद्योग का सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल अगर कोई चीज है तो फैब इंडिया. उन्होंने जिस
हद तक उसको प्रॉफिटेबल बना के दिखाया है, एंड प्रॉफिटेबल फॉर द आर्टिजन्स, इट इज रिमार्केबल। और जो प्रोडक्ट्स कपड़ों से शुरुआत करके आज फूड प्रोडक्ट्स तक पहुंच गए, मेडिसिन तक पहुंच गए। वेरी ट्रू, फर्नीचर आल्सो। Yes, furniture, medicines, food products, everything that you need Correct. is available there. So these are the kind of things that needs to be showed, because people don't believe. क्योंकि I'm sorry to say this, but अभी तो दुकानें नहीं है, लेकिन जो खादी ग्रामोद्योग के खादी भंडार कहे जाते थे, जी उसमें जाते क्लाइंट बनकर तो लगता कि हम उनको परेशान करने आए हैं, वैसी अवस्था होती थी उनकी। तो इसलिए लोगों को दिखता नहीं है, उनको पता नहीं चलता कि वो कितनी डायनामिक और वाइब्रेंट इंडस्ट्री है और हो सकती है। तो ये जो पहलू है उसका वो दिखाना बहुत जरूरी। बिल्कुल सही है सर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हम ऐसे ही जो जड़ से जुड़े हुए हैं ऐसे ही लोगों को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। और अभी जो हमारा 5 तारीख वाला प्रोग्राम है उसमें आनंद जी आ रहे हैं, सुपर 30 वाले। तो हम ऐसे, और वो इंस्पायर करेंगे लोगों को कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। ही विल बी द चीफ गेस्ट, बट जो हमारी गेस्ट होंगी शी विल बी डिफरेंट। वो अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो सस्पेंस रखिएगा। हाँ प्लीज। जी सस्पेंस है वो, मैं इसलिए उजागर नहीं करना चाह रही। तो हम इसको इस तरह से लेके जा रहे हैं जिनको लोग जानते नहीं है और उनको मुख्य धारा में लाना जरूरी है और उनके बारे में लोग जाने। और इसी की कहानियां हम हमारे जो आने वाले हमारे साथ गुरु जो जुड़े हुए हैं I'll have to leave now, क्योंकि मेरी थोड़ी देर में एक और प्रोग्राम में शरीक होना है मुझे। नहीं, हम तो थैंक यू वेरी मच आप सबका, और आपकी टीम का अभिनंदन, और परिधि जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप आए, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम आपको परेशान करते रहेंगे आगे भी। जरूर, मैंने कहा ना, लगे रहो मुन्ना भाई। जी जी, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू परिधि। Thank you Paridhi so much for coming. Thank you so much. It was wonderful and really an eye-opening session. Yeah. और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जितने लोग देख रहे हैं ना, उनको खादी के बारे में जो उनकी मिसकंसेप्शन है वो सब दूर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सो मच लता जी, थैंक यू सो मच। हम बस आप सभी से अब रुखसत लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ लगे रहें, जैसा कि अभी उन्होंने कहा, लगे रहो मुन्ना भाई। तो हम सब लगे हुए हैं। एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट।